चलिए शुरू करते हैं आपका आज का साइंस टॉपिक, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। क्लियर। तो जैसा कि आपको पता होगा रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? हमने तो आपको ज़बरदस्त डोज दिया था रासायनिक अपक्रिया का, पता नहीं आपने रोज लिया कि नहीं लिया, लेकिन आप यम्मी वाला के साथ ज्ञान का ज़बरदस्त डोज रोज लेते रहिए ऐसे ही, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार संख्या में कितने होते हैं ये इसको व्यक्त नहीं करते हैं, जो 4, 5, 6 जो भी होते हैं उसको लिख लेते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार क्या हैं? निम्नलिखित हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले क्या रखे हैं हम? संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होती है? तो इसको अभी यहाँ पर 5 मिनट के लिए अभी बस केवल आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझिए, और 5 मिनट के बाद आपको लॉन्ग में समझने का आपका टाइम आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि एक बार पहले थोड़ा सा आपको हम एक ब्रीफ में परिचय दे देते हैं, उसके बाद बारी बारी से लेते हैं एग्जाम्पल को। क्लियर। तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है? जब कई सारे अभिकारक, जब मतलब कई अभिकारक मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलेंगे हम? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। और संयोजन अपक्रिया को हम योगात्मक या संकलन अपक्रिया कहते हैं। सबसे व्यवहारिक एग्जाम्पल यदि लेना है तो कोयले का दहन, कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से CO2 का बनना संयोजन अपक्रिया है। Mg प्लस O2 से MgO का बनना रासायनिक अपक्रिया का संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। अब आप घर में अपने देखे होंगे, आपके घर जब सब्जी आता है तो उस सब्जी में मसाले पड़ते हैं, तेल पड़ता है, पानी पड़ता है, और तब जाकर आपका तैयार होता है स्वादिष्ट डिश सब्जी। क्लियर। तो इस प्रकार सब मिला करके बना क्या? सब्जी बना। तो उसको क्या बोल सकते हैं? वो संयोजन अपक्रिया हुई। पूरा बनाकर उसको उष्मा दिया गया, वो पका, फिर आप आराम से थाली में रखकर बढ़िया से खाए। क्लियर। तो जो सब्जी आप बना हुआ खाए वो क्या था? सबका कॉम्बिनेशन था, सबका कॉम्बो था, सबको मिलाकर बना। तो सबको मिलाकर एक सब्जी बना, तो क्या नाम हो गया उसका? उसके बीच क्या हुई समझिए, एक प्रकार से संयोजन अपक्रिया वो हुई, योगात्मक हुई या संकलन अपक्रिया हुई। अभी रिएक्शन खूब लिया जाएगा, समीकरण खूब लेंगे, फिलहाल अभी वेट करिए। आते हैं दूसरे अपक्रिया के प्रकार में, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या होती है? वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें कोई अभिकारक कई उत्पाद बनाता है। जब कोई अभिकारक ऊष्मा प्रकाश ले करके 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसका एक और नाम है इसका एक और नाम है अपघटन अपक्रिया। संयोजन का उल्टा कौन है? वियोजन है। संयोजन में संयोग करके एक बनाते हैं, इसमें एक अभिकारक क्या होगा? टूट जाएगा। क्लियर। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस उत्पन्न होता है। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल अभी क्रियाकलाप से देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वियोजन किस किस आधार पर होता है। तो उसमें वियोजन होता है, ऊष्मा देंगे तब टूट जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब टूट जाएगा, और प्रकाश जब पाएगा तभी वो टूट जाएगा। और कैसे टूटेगा यहाँ पे डायग्राम के द्वारा, आपको पिक के द्वारा दिखाया जाएगा। और जल का विद्युत अपघटन कैसे होगा आप इसमें यहाँ पर देखेंगे। बस पेशेंस रखिए और आपको पूरा मजा आने वाला है एकदम। अब हम बात करते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? तो विस्थापन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें कोई अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। क्लियर। जैसे जब हम जिंक धातु पर तनु HCl या तनु H2SO4 डालते हैं तो जो जिंक है वो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय है, तो तनु HCl या तनु H2SO4 में से उसके जलीय विलयन में से H वहाँ से H को हटा देता है और उसके साथ ZN जुड़ जाता है। इस प्रकार धातु लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस प्रकार की अपक्रिया कैसी है? विस्थापन अपक्रिया। अर्थात विस्थापन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें कोई अधिक सक्रिय धातु किसी दूसरे या कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्लियर। तो हमने आपको बताया अभी अम्ल, धातु और अम्लों की क्रिया विस्थापन अपक्रिया का ही उदाहरण है। अब हम बात करते हैं चौथा प्रकार, द्विविस्थापन क्या होता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है द्विविस्थापन, ये थोड़ा नहीं सही है। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है? तो विस्थापन का डबल जो होता है वो द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। अर्थात विस्थापन में एक धातु दूसरे को हटाता है, वहीं द्विविस्थापन में 2 लवण होंगे, दोनों के धनायन
दोनों लवणों के धनायन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर? तो इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड और बेरियम, सोडियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का जब विलयन जब आपस में मिलाएंगे तो उनसे अलग अलग उत्पाद बनेगा और दोनों के आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। और कैसे चेंज होंगे, क्यों होंगे, कब होंगे, कितनी बार, मतलब कैसे होंगे, इसका पूरा अभी आप देखने वाले हैं कैसे होगा। तो इस प्रकार शायद समझ में आ गया द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया दो लवणों के बीच होती है, याद रखिएगा। विस्थापन अभिक्रिया एक धातु और एक किसी यौगिक के साथ होगा, कोई लवण रहा होगा या तो अम्ल रहा होगा या तो क्षार रहा होगा। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें दोनों लवण होते हैं और लवण वैसे नहीं होते हैं, लवण जली विलयन वाले लवण होते हैं, जली विलयन उनको घोला गया होता है। अगर वैसे शुष्क अवस्था में अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि लवण जल में ही अपने आयनों में वियोजित होते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, विस्थापन अभिक्रिया धातु और किसी यौगिक के साथ होती है और द्विविस्थापन अभिक्रिया दो लवणों के बीच की अभिक्रिया होती है जिसमें आयनों का एक्सचेंज अदला बदली होता है। क्लियर? अब बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है, उसे क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेपण अभिक्रिया ही होती है। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है उसी में अविलेय पदार्थ बनता है और खास करके नाइट्रेट, जो नाइट्रेट लवण होते हैं, जो उत्पाद के रूप में जो नाइट्रेट प्राप्त होते हैं और जो सल्फेट प्राप्त होते हैं, नाइट्रेट और जो सल्फेट उत्पाद अर्थात लवण प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं? अविलेय के रूप में होते हैं, वही अवक्षेप होते हैं। क्योंकि अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है इसलिए उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी होती है क्योंकि अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, पांचवा है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो बड़ा आसान है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है तब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, या जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन गैस निकलता है, जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन गैस या जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तब वह ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होना या पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक होना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। क्लियर? ऑक्सीकरण का एक डिफिनीशन और है कि किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर? तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब कहेंगे, आप सोचते होंगे ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आप याद रखिएगा धातु ऑक्साइड का बनना। धातु ऑक्साइड का बनना कैसा उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। क्यों? धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जब पदार्थ के साथ ऑक्सीजन मिले तो ऑक्सीकरण हुआ, या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन यदि रिलीज हुआ, निकला, तो समझ जाना तब भी क्या हुआ? तभी आपका ऑक्सीकरण हुआ। क्लियर? और ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का एकदम उल्टा होता है। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का हाइड्रोजन के साथ संयोग होता है और या तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन रिलीज हो। क्लियर? यदि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आके जुड़े तब अपचयन अभिक्रिया होगी, या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन रिलीज हो, निकले, तब उसको क्या बोलेंगे हम? तब उसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। या एक डिफिनीशन इसका और है कि किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाना, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाना क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। इस प्रकार संक्षेप में समझिए कि इलेक्ट्रॉन का त्याग जाना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन। क्लियर? ऑक्सीजन के साथ संयोग करना, ऑक्सीजन के साथ संयोग करना या हाइड्रोजन का पृथक होना ऑक्सीकरण या उपचयन कहेंगे। वहीं हाइड्रोजन के साथ संयोग होना किसी पदार्थ का या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का रिलीज होना अपचयन होता है। क्लियर? अब आपका लास्ट आता है, लास्ट में आता है सेवंथ, हालांकि दोनों को मिलाकर है। ये क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे क्या बोलेंगे हम? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल लिया जाए ताकि आपको आसानी से आ जाए, तो आप ध्यान से इसको समझ सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं। कौन कौन हो सकता है? तो जल का बनना। जल का बनना क्या है? जल का बनना या जल का टूटकर H2 और O2 में आना ही क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर? कैसे थोड़ा देख लेते हैं, अभी तुरंत यही देख लेते हैं। H2 + O2 गिव्स क्या बना आपका? H2O। क्लियर?
H2 प्लस O2 गिव्स क्या बना H2O, और यहाँ पे आपका अगर H2O है ये टूट कर क्या बन जा रहा है आपका H2 धन O2 बन रहा है। संतुलित हमने नहीं लिखा है। तो हाइड्रोजन के साथ क्लियर, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, इस प्रकार हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीकरण। क्लियर, हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीकरण। क्लियर, और यहीं पर ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ने से क्या हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हो जा रहा है, अपचयन हो जा रहा है। तो ये जल का टूटना बनना ये क्या है, एक प्रकार से ये रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण है। और भी आपको उदाहरण हम देके अभी समझाते हैं, फिलहाल इतना के लिए पर्याप्त है। अब चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं, क्योंकि अभी ये सभी आपको समझना है। क्लियर, तो एग्जाम्पल और क्रियाकलाप को लेते हुए हम चलेंगे। और यदि हम सभी एग्जाम्पल यहीं सेट कर देंगे, यहीं बता देंगे, तो इन सब का क्या होगा, तो क्रियाकलाप आपका छूट सकता है। इसलिए हम हेडिंग के साथ अब क्रिया को लेते हैं, समीकरण को लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रकार लेते हैं। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा हम लेते हैं, संयोजन अपक्रिया। पहले जैसा कि हमने हेडिंग डाला है, क्या रहेगा आपका, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया। क्लियर, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि संयोजन अपक्रिया क्या है, इसका एक और नाम है, इसका नाम है, दो और नाम है, योगात्मक। क्या नाम है, योगात्मक। इसका एक और नाम है संकलन। कौन सा नाम है, संकलन अपक्रिया। तो तीन नाम हो गए ना, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक या संकलन अपक्रिया। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में एग्जामिनर बहुत होशियार होते हैं और आपसे क्या करेंगे, नाम बदल कर पूछेंगे। क्या पूछेंगे, नाम बदल कर। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी किताब लगाया गया है। एनसीईआरटी किताब में कहीं पर भी इंग्लिश वर्ड कोई हेडिंग में नहीं लिखा है, लेकिन जब इस साल प्रश्न पूछा गया था तो पूछा गया था प्रबल बेस क्या है। प्रबल हिंदी शब्द है और बेस वर्ड इंग्लिश है, और इंग्लिश को सबने हिंदी में लिखा था। इस प्रकार देखिए ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इंग्लिश का एक वर्ड नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेस, प्रबल बेस क्या है, बेस माने क्षारक होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आपका दिमाग चेक करने के लिए एग्जामिनर ऐसे पूछ सकते हैं बदल कर, संकलन अपक्रिया देंगे जो आपकी किताब में नहीं होगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए संकलन, योगात्मक या संयोजन अपक्रिया तीनों नाम याद रखिएगा, इससे आपको नंबर ठीक ठाक मिलेगा यदि ऐसा प्रश्न आता है तो। अब बात करते हैं कि संयोजन अपक्रिया किसे कहेंगे, तो आप ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए, तब मैं आप खूब ज़्यादा बहुत सा समीकरण, रासायनिक समीकरण मैं लिखता हूँ। क्लियर, तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर, मैंने अभी सब्जी बनने का बताया ना, सब प्रकार का मसाला सामान मिलाकर सब्जी बनाते हैं तो बना, लेकिन सब्जी बनकर तैयार हुआ इसका समीकरण तो हम लिख नहीं पाएंगे। तो रासायनिक समीकरण उन्हीं अपक्रियाओं का लिखा जाएगा जो कंपाउंड से मिलकर बने होंगे। क्लियर, तो आइए उदाहरण ले लेते हैं। डिफिनीशन को हम यहाँ लिखते नहीं है, हमने डिफिनीशन आपको बोल दिया है। क्लियर, एक बार ध्यान से सुनिए, क्या है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद बनाते हैं उसे हम संयोजन, योगात्मक या संकलन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले का दहन। C+O2 क्या हो जाएगा, CO2। C+O2 क्या हो गया CO2 हो गया है। मैग्नीशियम धातु को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायु में दहन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमें MgO प्राप्त होगा। तो इसको संतुलित करते हुए चलते हैं, 2 है तो डबल कर देंगे, Mg2 है तो डबल कर देंगे। तो इस प्रकार देखिए, अभिकारक दो, उत्पाद केवल एक। कौन सा क्रिया हुआ आपके सामने, संयोजन क्रिया है। अभिकारक दो, उत्पाद सिंगल हुआ है। इस प्रकार बात करते हैं CaO, बिना बुझा हुआ चूना, इसमें हम क्या मिला रहे हैं, इसमें मिला दे रहे हैं पानी, तो क्या तैयार हो जाएगा, CaOH का हो जाएगा होल ट्वाइस। क्या बना, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख रहे हैं दो दो अभिकारक था, क्या बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो इसलिए किसका उदाहरण है, संकलन या योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण है। तो इसी प्रकार और ले सकते हैं, सल्फर को जब वायु में जलाते हैं तो क्या होगा, SO2 बनेगा। क्लियर, 4 एग्जाम्पल हुए। क्लियर, अब हम बात करते हैं धातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं। तो लीजिए यहाँ पे एंजॉय करिए, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन की जब क्रिया कराते हैं, अर्थात एल्यूमिनियम वायु से क्रिया करके क्या बनाता है,
Al2O3 बना लेगा। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या है। यहाँ एल्यूमिनियम डबल है, एल्यूमिनियम कितना है, डबल है। यहाँ जी डबल करते हैं तो ऑक्सीजन केवल 3 रह जाएगा। तो एक काम कर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। याद रखिएगा संतुलित करते समय रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, यदि एक और दूसरा डिजिट है, अंक है, दूसरे और दूसरा है, क्लियर, तो कोशिश करिए कि 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए और 3 का गुणा यहाँ कर दीजिए। ऐसे करने से बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 तियां 6 ऑक्सीजन हुआ है, 3 दूना कितना हुआ 6 ऑक्सीजन, 2 दूना कितना हुआ 4 एल्यूमिनियम, यहाँ 4 फुट कर दीजिए। तो हम रासायनिक समीकरण वो भी संतुलित वाला लिख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख लीजिए 5 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, 5 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया और पांचों में 2-2 अभिकारक हैं। बना क्या रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसलिए ये सभी अभिक्रियाएं क्या हैं, संयोजन, योगात्मक या संकलन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। क्लियर। और थोड़ा देख लेते हैं, इतने में ही अभी नहीं काम चलने वाला है, और देखते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं सोडियम धातु, सोडियम धातु प्लस O2, इसका करते हैं तो क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ए बनेगा आपका नेटुओ, क्या बनेगा नेटुओ, यानी ए प्लस O2 गिव्स क्या बनेगा नेटुओ, अर्थात नाइट सोडियम ऑक्साइड। यहाँ सोडियम 2 है, क्लियर, तो यहाँ 2 कर देंगे, लेकिन ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो इसको हम डबल करेंगे ना, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा डबल। जब ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ डबल, सोडियम कितना हुआ 4, तो यहाँ क्या कर देंगे हम 4 का गुणा, 4 Na प्लस O2 गिव्स Na2O, नेटुओ बन गया। इसको एंजॉय कर सकते हैं, साइंस में भी मजा लिया जा सकता है, बस मजा लेने आना चाहिए। अब बात करते हैं, इसी प्रकार हम ले लेते हैं K प्लस O2, ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका कटुओ, क्या बनेगा केटुओ। क्लियर। तो इस प्रकार ऑक्सीजन सिंगल है, यहाँ पे इसको डबल करेंगे, पोटेशियम हो गया 4, यहाँ पे इसको 4 कर देंगे। देख लीजिए पोटेशियम और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बना है, तो धातु ऑक्साइड बना। तो आप याद रखिएगा धातु ऑक्साइड का बनना, धातु ऑक्साइड का बनना या अधातु ऑक्साइड का बनना, क्यों, देखिए यहाँ पे ये अधातु है और ये सल्फर कार्बन अधातु है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड हैं, ये भी सिंगल प्रोडक्ट बनाए हैं, और धातु के ऑक्साइड ये भी सिंगल प्रोडक्ट बनाए हैं। तो धातु ऑक्साइड का बनना किसका उदाहरण है, संयोजन, योगात्मक या संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। मैंने खूब एग्जाम्पल लिया, और भी ले लेते हैं, चलिए और भी लेते हैं। NH3 प्लस HCl, अमोनिया गैस और HCl दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे, NH4Cl। आप जरा बताइए इसका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए तुरंत, तब मैं बता रहा हूं। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, अर्थात इसको नौसादर के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम्पल हमने लिया। कितना एग्जाम्पल लिया, 8 एग्जाम्पल लिया। क्लियर। तो इस प्रकार इतना पर्याप्त, इतना आप याद रखिएगा, एकदम जबरदस्त हो जाएगा आपका तैयारी। क्लियर। अब बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया हो गई है। ध्यान रखिएगा कभी कभी ऐसा होता है जब अभिक्रिया करके उत्पाद बनता है तो कभी कभी उत्पाद के साथ, प्रोडक्ट के साथ हीट भी जनरेट होता है, उष्मा भी उत्पन्न होती है। तब उष्मा जब उत्पन्न होगी तब क्या कहेंगे, तब कुछ और कहेंगे। क्या कहेंगे, तो यदि किसी अभिक्रिया में प्रोडक्ट यानी उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी प्राप्त होती है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसका हम अलग शेयरिंग नहीं डाले हैं, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर। याद रखिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट तो मिलेगा ही, ध्यान रखिएगा क्या मिले हमें, उत्पाद तो मिले, साथ साथ क्या मिले, उष्मा मिले। क्या मिले, उष्मा, हीट। क्या मिले, हीट मिले। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण भी तो चाहिए ना, तो चाहिए, तो आइए देख लीजिए कि यहाँ कहाँ पे है। जब कोयले का जब दहन करते हैं तो पता है क्या होता है, हमें हीट भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हीट। क्लियर। तो हमने पहले संकलन का आपको एग्जाम्पल बताया, और इसी में हम काम बना लेते हैं उष्माक्षेपी का। तो ये क्या है, उष्माक्षेपी का भी उदाहरण है। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। जब बिना बुझे हुए चूने में जब पानी डालते हैं, ऐसे
ऐसे रहेगा वो आपका, इसमें बिना बुझा हुआ चूना CaO रहेगा। क्या रहेगा? CaO। जब धीरे धीरे पानी ऐसे डालेंगे तो क्या होगा? ये हीट होगा। जैसे इसको टच करेंगे ना, इसको टच करेंगे ऐसे जल जाएंगे, ऐसे टच करेंगे, ऐसे टच करेंगे जल जाएंगे। क्लियर? थोड़ा गर्म रहेगा। बहुत ज़्यादा अगर रहेगा मात्रा चूने का, मतलब बिना बुझा हुआ चूना बहुत ज़्यादा रहेगा तब आप जलेंगे, कम रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा होगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ किसका? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया का। क्लियर हुआ? और इस प्रकार से इसमें भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं लेंगे। 2 एग्जाम्पल आपके लिए पर्याप्त है। 2 एग्जाम्पल क्या है आपके लिए? एकदम पर्याप्त है। क्लियर? और एग्जाम्पल भी हैं, और एग्जाम्पल भी हैं। अब कौन से हैं? तो श्वसन की क्रिया। कौन सी क्रिया? श्वसन की क्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें भी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ये अभी आपको बता रहे हैं, परेशान ना होइएगा। तो 2 एग्जाम्पल पर्याप्त है ना आपके लिए? इतना आप इसको लिख देंगे। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण कौन है? कोयले का दहन, ऊष्मा प्राप्त होगी, और फिलहाल ये भी है। ठीक, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया क्लियर हुआ एकदम, और आपका और क्लियर हुआ योगात्मक संकलन या संयोजन अपक्रिया। क्लियर? तो आइए अब हम बात करते हैं वियोजन अपक्रिया का। किसका बात करते हैं? वियोजन अपक्रिया का। क्लियर? तो दूसरा लेते हैं वियोजन अपक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, वियोजन अपक्रिया हम लेते हैं। और वियोजन अपक्रिया क्या होती है अभी हमने तुरंत बताया। क्या आपको कुछ आया? क्योंकि हमने तो अभी आपको तुरंत बताया। यदि नहीं आया तो क्यों नहीं आया, जरा आप बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में, आपको क्यों नहीं आया? कि आपका मन मोरैया था, चित्र भुसौले था, आपको नहीं आया? वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अभिकारक अपघटित होकर या वियोजित होकर कई उत्पाद बनाता है, उसे क्या बोलेंगे? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अर्थात वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें कोई अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। वियोजन अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। क्लियर? अब वियोजन अपक्रिया जब होती है तो उसका वियोजन 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे? आइए समझते हैं कैसे कैसे। या तो ऊष्मा दिया गया होगा, उसको हीट दिया गया होगा। हीट पा करके आपको पता है किसी पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो उनके अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान ज़्यादा हो जाता है धीरे धीरे, और क्या होते हैं वो अपने स्थान को छोड़कर दूर दूर होते हैं, और जब दूर दूर होंगे तो फिर स्वाभाविक है वो टूट जाएंगे। ठीक है? तो इस प्रकार जब किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो वो कई भागों में टूट जाता है, तो ऊष्मा देकर वियोजन हो सकता है, पहला। दूसरा है कि किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। और किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यदि वो विद्युत अपघट्य है तो अपने आयनों में टूट जाता है। तो किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उसके अपने आयनों में टूट जाना, वियोजित हो जाना ही विद्युत अपघटन की अपक्रिया कहलाता है। क्लियर? तो विद्युत धारा प्रवाहित करके भी तोड़ सकते हैं, ऊष्मा देकर भी तोड़ सकते हैं। और तीसरा आया, न ऊष्मा देंगे न विद्युत प्रवाहित करेंगे, लेकिन प्रकृति उसको ऊष्मा दे देगी। सूर्य के प्रकाश से भी पदार्थ क्या होंगे? टूट जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर क्लोराइड पर जब प्रकाश पड़ता है तो Ag अलग से धातु प्राप्त हो जाएगा और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे होता है, सिल्वर क्लोराइड भी होता है। तो श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमने वियोजन अपक्रिया के बारे में आपको बताया। क्या होता है जब उसको ऊष्मा दें, प्रकाश मिले या फिर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वह टूट जाए। क्लियर? तो आपका हो गया वियोजन अपक्रिया जिसमें क्या हो? वियोजित हो जाए, टूट जाए। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। और एग्जाम्पल बेसिक नहीं लेते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं आपका क्रियाकलाप। क्लियर? तो क्रियाकलाप लेते हैं। चित्र संख्या 1.5 एनसीईआरटी बुक से आप देख सकते हैं, और इसमें 1 तो ये आपका एनसीईआरटी बुक में चित्र संख्या 1.5 है। क्लियर? और ये क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप क्या है? यहाँ पर देखिए एक बर्नर रखा हुआ है। ये क्या है आपका? ये पूरा पोर्शन बर्नर है। हमने आपको बताया था बर्नर क्या होता है, जिसे आप अपने घरों में लैंप, दीपक, भोजपुरी में ढेबरी कहते हैं, होगा, उसको रसायन प्रयोगशाला में
क्या बोलते हैं, बर्नर कहते हैं। बर्न माने जलाना, बर्नर माने जलाने वाला, जिससे पदार्थ को जलाते हैं, तो बर्नर है। यहाँ पर एक गुटके पर खाने वाला गुटखा जो लोग खा के थूक देते हैं, वो गुटके की बात नहीं कर रहे हैं। कितने के मुंह में तो शायद पानी आ गया होगा। क्लियर। तो यहाँ पर गुटखा रखा, इसके ऊपर बर्नर रखा हुआ है। क्लियर। और बर्नर को ऑन किया गया है, अर्थात उससे फ्लेम निकल रहा है। और यहाँ पर परख नली है। ये क्या है, परख नली है, जिसका अंग्रेजी नाम क्या है, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का पूरा नाम होगा परीक्षण नली, बट समझते हैं शॉर्टकट दुनिया चलती है, तो परख नली नाम दिया गया है। और इसको चिमटे से, क्लिप से पकड़कर, समझिए ऐसे एकदम पकड़ करके, और इसको गरमाया जा रहा है ऐसे करके। अब यहाँ से फ्लेम लपट उसको मिल रही है, तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या क्या होगा, आइए समझते हैं। यहाँ पर लेड नाइट्रेट है, क्या है, PbNO3। इसमें क्या भरा हुआ है, PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट है, उसको जब गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इस प्रकार लेड नाइट्रेट का 3 उत्पाद बनाना क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया कैसी हुई, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हुई। और कैसी, उष्मा लेकर, उष्मा उसको दिया गया, तब जाकर वो टूटा। तो चलिए पहले इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं, संतुलित करते हैं, फिर एक बार इस पर और डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो चलिए एक बार फिर से इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ फिर से हम लिख देते हैं वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद तब जाकर लिखते हैं इसको हम वियोजन अभिक्रिया। क्लियर। तो चलिए एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं, यही क्रियाकलाप वाला। लेड नाइट्रेट को जब क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, कैसे, बर्नर की सहायता से। देखिए लेड नाइट्रेट ऐसे आपका होता है, अवस्था यहाँ दर्शा नहीं रहे हैं, फिलहाल अभी बता देते हैं कैसे कैसे होगा। सॉलिड में ही होगा ये। जब लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे, हम इसको गर्म करेंगे। गर्म जब करते हैं ना, उष्मा देते हैं, तो इसको डेल्टा से कर देते हैं ऐसे प्रदर्शित। जब गर्म करते हैं तो क्या बनाएगा, PbO बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा, और क्या बनाएगा आपका ये ऑक्सीजन गैस। अर्थात लेड नाइट्रेट इन 3 भागों में क्या होगा, टूट जाएगा। अब जरा देख लें ये संतुलित है कि नहीं है, संतुलित है कि नहीं है, उसके बाद तब बात करेंगे हम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डबल है। क्लियर। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, सिंगल है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना हुआ है, ऑक्सीजन कितना हुआ है आपका, ऑक्सीजन आपका हुआ है 3 दूना 6, यहाँ पे 2 2 4, और यहाँ सिंगल हो जा रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे करते हैं डबल। क्लियर। तो इस प्रकार ये लेड डबल हो गया, ऑक्सीजन संतुलित हुआ लेकिन लेड डबल हो गया है। तो लेड कितना हो गया है, 2, Pb हो गया है 2। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम डबल कर देते हैं। अब Pb हो गया हमारे पास डबल, ये क्लियर हो गया है। नाइट्रोजन कितना हुआ है, 2 नाइट्रोजन और 2 पहले गुणा है 4। नाइट्रोजन कितने हुए हो गए हैं आपके, 4। तो इस प्रकार लेड और नाइट्रोजन आपके हो गए संतुलित। क्लियर। अब हमारे पास बचा है केवल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 3 दूना कितना हुआ, इसमें है 3 दूना 6 ऑक्सीजन हुआ है, और 6 दूना आगे 2 का गुणा है 12 ऑक्सीजन हुए हैं। कितने ऑक्सीजन हुए हैं, 12। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हुआ, और 2 चौका 8, और 2 8 कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए 10। 2 यहाँ पर जो अभी बचा हुआ है, कितने हो गए, 12। इस प्रकार ये सभी हो गए संतुलित। क्लियर। तो इस प्रकार लेड नाइट्रेट के जब हम 2 अणु को गर्म करते हैं, तो लेड ऑक्साइड का 2 अणु, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 4 अणु, और ऑक्सीजन गैस का 1 अणु प्राप्त होता है। तो आप देख लीजिए ध्यान से कि एक हम अभिकारक को क्या किए, अभिकारक था 1, अभिकारक कितना था, अभिकारक था 1, जैसे हम गर्म किए क्या हो गया, 3 में टूट गया। तो इस प्रकार लेड नाइट्रेट को उष्मा देने पर इसका अधिक उत्पाद बनाना, 1 से अधिक उत्पाद बनाना किसका उदाहरण है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर। और ये कैसे हुआ है, आपके सामने है। आयताकार गुटके पर बर्नर रखा हुआ है, बर्नर की फ्लेम जो है इस परख नली के निचले सिरे पे आ रही है। क्लिप से, चिमटे से परख नली को पकड़ा गया है, उसमें लेड नाइट्रेट को रखा गया है, और यहाँ पे क्वथन नली भी कह सकते हैं, इसको रखा गया है। और उष्मा जैसे इसमें जा रहा है तो क्या हो रहा है, वहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एकदम रिलीज हो रहा है सब, और इस प्रकार लेड ऑक्साइड यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार आप पहला एग्जाम्पल देख लिए हैं।
किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अभी खूब एग्जाम्पल लिया जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये क्या तैयार हुआ, इस प्रकार क्रियाकलाप भी आपको समझ में आ जाना चाहिए और आ गया होगा क्रियाकलाप। क्लियर। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसी जैसे एग्जाम्पल को और लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अब लेते हैं CaCO3, नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर भी कह सकते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा आपका, CO2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त हुआ है। संतुलित कर लेते हैं, ऑक्सीजन 3 है, 2 1 3 हुआ, कार्बन कैल्शियम 1 है, कार्बन कैल्शियम 1 है, ये बिल्कुल सही है। संतुलित समीकरण यह भी है, संतुलित यह भी है। तो इस प्रकार इसको गर्म किए, यहाँ पे बना, क्या हुआ, ये क्या हुआ, वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। क्लियर। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये किस प्रकार वियोजित हो रहे हैं, इन्हें हीट दिया जा रहा है, नीचे से उष्मा दिया जा रहा है, तब ये वियोजित हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं, दो इसका एग्जाम्पल ले लिए हैं, और भी एग्जाम्पल होगा, पर्याप्त होगा। फिलहाल सभी का बारी बारी से लेना है ना, सबका हम बारी बारी से एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद तब हम आगे चलते हैं। क्लियर। अब एक और थोड़ा ले लिया जाए, एक और ले लेते हैं, लेकिन अब इसका नहीं लेंगे अब इसका हम विद्युत अपघटन वाले का। तो चलिए, विद्युत अपघटन के लिए हमें क्रियाकलाप करना होगा, विद्युत अपघटन के लिए हमें क्या करना होगा, क्रियाकलाप करना होगा। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल जो लेंगे हम, वो क्रियाकलाप वाला लेते हैं। क्लियर। तो चलिए आपके सामने चित्र प्रदर्शित है, आइए दर्शन करिए। उदाहरण नंबर 3 किसका, वियोजन अपक्रिया का। वियोजन अपक्रिया का उदाहरण नंबर 3 आइए समझते हैं। ठीक, तो पहले आपको हम समझा देते हैं, फिर क्रियाकलाप क्या है इसको बताते हैं, इससे आपको जबरदस्त ढंग से आ जाएगा। तो देखिए, जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसका क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है, और हमें मिलता क्या है, H2 प्लस O2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, H2 प्लस O2। यदि आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा तो और बढ़िया से थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि एकदम बढ़िया से आ सके। तो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेते हैं H2O। ठीक है, इसका क्या करते हैं हम, विद्युत अपघटन। क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, और हमें क्या प्राप्त होगा, H2 और O2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो H2 और O2 प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा, क्यों प्राप्त होगा, कहाँ प्राप्त होगा, किस दशा में प्राप्त होगा, जल्द ही चलने वाला है, बस आप वेट करिए। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H2 और O2 प्राप्त होगा। इसको संतुलित करते हैं, ऑक्सीजन डबल है, यहाँ सिंगल है तो डबल करते हैं, हाइड्रोजन 2 दूना 4 हुआ, 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। इस प्रकार तीसरा, जल से H2 और O2 का बनना वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है, और यहाँ पे संतुलित समीकरण रखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार हम चौथा ले लेते हैं, HCl भी, इसके भी जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये सब जल, ये तो जल है ही, जलीय विलयन तो है ही, जल है ही, ये भी जलीय विलयन रहेगा। क्या रहेगा, ये भी जलीय विलयन रहेगा। क्लियर। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे विद्युत धारा तो क्या होगा, H2 और Cl2 गैस में टूट जाएगा। ये सब क्या हो, यह सब क्या प्राप्त होंगे, गैस के रूप में प्राप्त होंगे। इस प्रकार HCl का इन दो उत्पादों के रूप में टूटना किसका उदाहरण है, विद्युत वियोजन का उदाहरण है, अर्थात वियोजन अपक्रिया का या अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। और यहाँ 2 है दोनों, तो इसको भी 2 का गुणा करेंगे। क्लियर। इस प्रकार ये संतुलित हो गया है, कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए इन दोनों प्रश्नों में। अब हम बात करते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनका विद्युत अपघटन हुआ, ये क्या लिखा गया है, विद्युत अपघटन लिखा गया है। तो इस क्रियाकलाप पर आने से पहले कुछ तथ्य आपको समझना होगा, और वो तथ्य कौन कौन से हैं, चलिए हम इसको नोट करते हैं और आपको बताते हैं, सुन लीजिए। तो इस प्रकार तीसरा और चौथा एग्जाम्पल क्लियर हुआ, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसको हम यहाँ से इरेज करने जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जो आपको जरूरत होगा आगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत अपघट्य, इसको आप फेयर कॉपी में नोट करिएगा, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है और विद्युत अपघटन क्या होता है। क्लियर। इसका एक और नाम है आयनन।
या एक और नाम है वियोजन। क्लियर, विद्युत अपघटन, आयनन या वियोजन। क्लियर, इस बात को आप याद रखिएगा। अब विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अर्थात कुछ ऐसे पदार्थ होंगे हमारे आसपास जिनके जलीय विलयन में यदि हम करंट पास कराएं तो करंट पास हो जाएगा, विद्युत धारा गुजरेगा, तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलेंगे हम, विद्युत अपघट्य कहते हैं। एग्जाम्पल आप जानना चाहेंगे तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है, जल। लेकिन याद रखिएगा शुद्ध जल नहीं, उदासीन जल नहीं, थोड़ा अम्लीय या क्षारीय वाला, जिसका pH मान 7 होगा वो वाला जल नहीं, कुछ से कुछ कम या उससे कुछ ज़्यादा होगा 7 से, वो वाला जल। उसके बाद आपका अम्ल, क्या हुआ, अम्ल। उसके बाद लवण, उदासीन लवण नहीं, केवल लवण सिंपल में। तो जल, अम्ल, लवण, ये। क्लियर, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, जो इसमें से कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। तो जल, अम्ल जो होंगे और जो लवण होंगे। क्लियर, तो अब प्रबल अम्ल की बात कर रहे हैं हम। तो ये सभी विद्युत अपघट्य हैं, इनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। क्लियर, विद्युत अपघट्य क्या है, क्लियर हो गया एकदम। तो विद्युत अपघट्य आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। देखिए ये जो निशान बना है, ये मक्खी इस पर निशान बना रही है क्योंकि बार बार इस पे आके बैठ जा रही है। क्लियर, तो आप परेशान ना होइएगा, ध्यान से आपको साथ दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि विद्युत अपघटन क्या होता है। तो किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में टूट जाता है। तो इस क्रिया को हम विद्युत अपघटन, वियोजन या आयनन कहते हैं। यानी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके अपने आयनों में वियोजित होने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, आयनन या वियोजन या अपघटन कहते हैं। कैसा अपघटन, विद्युत पहले जोड़ लीजिएगा। क्लियर, तो हमने अभी आपको बताया है कि जैसे ही जल में हम क्या करेंगे, जैसे ही जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे अर्थात विद्युत अपघटन की क्रिया होगी, और जो जल होगा H+ आयन, और यहाँ पे H+ आयन, और O ऋण आयन में क्या होगा, O ऋण आयन में क्या होगा आपका, ये टूट जाएगा डबल माइनस के से होते हुए। ध्यान दीजिएगा, जल का एक अणु जब इसमें धारा प्रवाहित होता है तो H+ आयन और O आयन प्राप्त हो जाता है। क्लियर, ऐसे कितनी बार होता है, ऐसे 2 अणुओं में होता है। ऐसे इस प्रकार आपका बनेगा और +O बनेगा। तो 2 अणु, ऐसे 2 अणुओं में होता है। तो जल में भी धारा प्रवाहित करते हैं, एक अणु ऐसे टूटेगा, 2 अणु ऐसे टूटेगा। क्लियर, अब दोनों अणु ऐसे टूटते हैं, इस प्रकार ये दोनों फिर आकर आपस में जुड़ते हैं। क्लियर, तो इस प्रकार कह सकते हैं इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका, 2H2O हो जाएगा। क्लियर, और इस प्रकार ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, H2 गैस बना लेते हैं, और प्लस ये क्या बना लेंगे आपके O2, और ये वाला 2 यहाँ इसको पुट कर लिया जाएगा, तो कि 2 2 4 हाइड्रोजन परमाणु हुआ है, तो 2 2 यहाँ कितना लिख लेंगे हम, 2 2 4 हो जाएगा ना, गुणा करेंगे। तो इस प्रकार पहले एक अणु टूटेगा, पुनः एक अणु टूटेगा, और दोनों अणु जो टूटा हुआ था यहाँ आके जुट जाएगा, और इस प्रकार ये दोनों अर्थात जल के 2 अणु हाइड्रोजन गैस के 2 अणु और ऑक्सीजन गैस के 1 अणु बनाते हैं। इस प्रकार जो गैस निकलता है H2 और O2 गैसों में अनुपात कितना होगा, जल का अपघटन करने पर द्विसंबंधी 1। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन 2 आयतन में होगा और ऑक्सीजन 1 आयतन में होगा। तो जल का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो एक अणु से निकलेगा आयन, दूसरे अणु से निकलेगा आयन, दोनों आयन H मिलकर H2 बना लेंगे, O मिलकर O2 बना लेंगे। इस प्रकार दोनों गैसों के आयतनों का अनुपात द्विसंबंधी 1 होगा। एग्जाम में डायरेक्टली एग्जामिनर पूछेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर हमने बताया विद्युत अपघटन होता है तो क्या होता है, विद्युत अपघटन होने पर जो विद्युत अपघट्य होंगे अपने आयनों में टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो एनोड और कैथोड पर आके वो जुट जाएंगे। एनोड कैथोड क्या होता है बस बताने ही वाले हैं, क्योंकि बिना एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड बताए आपको क्रियाकलाप समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर, तो इस प्रकार शायद ये समझ गए होंगे कि पहले H2O टूटेगा, फिर एक और टूटेगा, दोनों मिलकर दोनों टूटा हुआ जुटेगा। इस प्रकार हाइड्रोजन गैस के 2 अणु, ऑक्सीजन गैस के 2 अणु प्राप्त होंगे और उनके आयतनों का अनुपात द्विसंबंधी 1 होगा। तो इस प्रकार आपने यहाँ देखा विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं और विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, मैंने उदाहरण सहित आपको बताया। क्लियर, अब हम बात करते हैं
अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड की ओर, क्योंकि इसको बिना जाने आप उसको पढ़ ही नहीं, समझ ही नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रोड क्या होता है आप ध्यान से सुनिएगा, तो सुनिए, समझिए और नोट करिए कॉपी में आपके। इलेक्ट्रोड क्या होता है, तब हम उस टॉपिक पे आते हैं। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक प्लस रॉड। इलेक्ट्रिक माने होता है विद्युतकृत, रॉड मीन्स होता है छड़, मतलब कोई ऐसा छड़ जिस पर क्या हो, इलेक्ट्रिक हो, मतलब आवेश। क्लियर। तो इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। किसी धातु के लवण में, किसी धातु के लवण में डूबी हुई उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई धातु है, क्या है, कोई धातु है, मान लेते हैं Zn। Zn एक धातु है और Zn धातु का एक लवण है ZnCl2। Zn धातु का क्या है, एक लवण है, नाम क्या है, ZnCl2। क्लियर, ZnCl2। जिंक एक धातु है और ये इसको हम छड़ ले लेते हैं, मान लीजिए क्या है, छड़, नाम क्या है इसका, Zn। क्लियर। Zn क्या है, एक धातु की छड़ है और Zn यहाँ पे एक यौगिक है, लवण फॉर्म में है, इसमें हम पानी डाल देते हैं। क्या डालते हैं, ऐसे तो पानी डाल देते हैं, तो क्या तैयार हो जाता है, घुल, विलयन। तो जिंक धातु है, जिंक धातु के लवण के जली विलयन में यदि हम जिंक को डुबो देते हैं, ठीक है, तो इसी जिंक धातु को, इस क्षण को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोड कहते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किसी धातु के लवण में, किसी धातु के लवण में डूबी हुई उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब समझ में आया इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड कुछ और नहीं होता है, इलेक्ट्रिक रॉड होता है, जो कैसे प्राप्त होता है, उसके उस जो धातु रहेगा उसके धातु के लवण में उसको डुबो देते हैं, तब वही क्या बोलेंगे, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, तो पहला है एनोड, दूसरा है कैथोड। एनोड और कैथोड। क्लियर। एनोड कैसा होता है आपको समझना होगा, एनोड कैसा होता है आपको एकदम बढ़िया से समझना होगा। तो याद रखिएगा, एनोड होता है आपका प्लस का। एनोड क्या होगा आपका, प्लस का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अभी समझ में आपको आएगा नहीं कैसे होता है, तो समझेंगे यहाँ से तब समझ में आएगा। और कैथोड होता है माइनस का। क्लियर। तो एनोड कैसा होता है, प्लस का छड़ होता है, प्लस आवेशित छड़ होता है, धनावेशित छड़ होता है। और कैथोड कैसा होता है, ऋणावेशित छड़ होता है। क्लियर। अब बात करते हैं एनोड किसे कहेंगे। तो जब धातु को उसमें डुबोते हैं उसके जली विलयन में, तो जो धनावेशित छड़ होता है उसको एनोड बोलेंगे, जो ऋणावेशित छड़ होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं कैथोड। धनावेशित पर प्लस का, ऋणावेशित पर माइनस का होता है। तो आप इसको क्या करिएगा, याद रखिएगा, एनोड प्लस का, कैथोड होता है माइनस का। इतना समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोड क्या है, दो प्रकार के होते हैं, कौन प्लस का कौन माइनस का, याद रहेगा। अब आपको एक जानकारी और समझना होगा, और इसे आप प्रीवियस क्लासों में शायद सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो आपको सुनहरा अवसर मिला है या मेवाला के साथ सीखने का। तो आपको पता होगा जो आवेश होते हैं, आवेश क्या होता है, आवेश किसी पदार्थ का मूल भौतिक गुण होता है। क्लियर। तो बात करते हैं, यदि सजातीय आवेश है, यदि माइनस और माइनस है, तो ये दोनों आवेश, या प्लस प्लस आवेश है, दोनों आवेश ये क्या करते हैं, रिपल करते हैं। क्या करते हैं, रिपल करते हैं। यदि दो माइनस माइनस आवेशों को पास पास लाएंगे तो वो क्या करेंगे, दूर हटेंगे, या प्लस प्लस को पास पास लाएंगे तो दूर हटेंगे। अर्थात समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। माइनस माइनस को पास लाएंगे तो रिपल्सन होगा, प्लस प्लस को पास लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब प्लस और माइनस को यदि साथ लाते हैं तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, वो सब अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन होगा उनमें। या माइनस प्लस को साथ लाएंगे तो क्या होगा उनमें, फिर यही काम होगा, अट्रैक्शन होगा। प्लस माइनस साथ आएंगे तो जुड़ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। अब माइनस माइनस रहेंगे तो क्या होंगे, वो एक दूसरे से जलन रखेंगे, दूर हो जाएंगे। और आपको अच्छी तरह पता होगा कि यदि आपका कोई प्रतिद्वंदी है, एकदम बिल्कुल आपके जैसा है, तो आप उससे नफरत करते होंगे। शायद हकीकत में ऐसा होगा। यदि कोई बच्चा आपके जैसे पढ़ने में तेज होगा तो शायद आप उससे जलन रखते होंगे, क्यों, कहीं वो ना टॉप कर जाए।
क्लियर। लेकिन ऐसा जलन मत रखिएगा, उनसे फ्रेंडशिप बनाइए और अच्छे से उनसे भी सीखिए, क्योंकि अच्छा मित्र जो है एक औषधि की तरह होता है जो हमें सुख दुख में हमारे काम आता है और हमारा मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन करता है। क्योंकि आप क्लास 10th में हैं और मित्रता चैप्टर यही सिखाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो निबंध है मित्रता हमें यही सिखाता है। क्लियर। तो अब आप समझ गए होंगे माइनस माइनस आपस में अगर पास आएंगे रिपल करेंगे, प्लस प्लस पास आएंगे रिपल करेंगे, प्लस माइनस साथ आएंगे अट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस आएंगे अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। अब इतना जब आप सीख लिए हैं तो आइए जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, एकदम अब मजा आने वाला है और आप एकदम समझने वाले हैं, अब एकदम मजा आने वाला है। और देखिए कैसे, यहां देख लीजिए उसको ऐसे। क्लियर। तो इलेक्ट्रोड क्लियर हुआ, एनोड और कैथोड हो गया क्लियर। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, किसी धातु के लवण में डूबी हुई उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर। मतलब कोई एक पॉट है, उसमें जिंक धातु या कोई धातु है उसका लवण भर दिए हैं, उस विलयन में हम उस धातु को डाल देते हैं तो धातु पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो तो होगा ही, उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहेंगे। अगर धनावेशित हुआ है तो क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एनोड। प्लस वाला एनोड होता है, कैथोड वाला माइनस होता है। क्लियर हुआ। एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोड हो गया पूरा। अब याद रखिएगा, प्लस प्लस रिपल करेंगे, माइनस माइनस रिपल करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट होंगे, माइनस प्लस होंगे अट्रैक्ट। इस बात को याद रखते हुए अब हम आते हैं क्रियाकलाप पर। कहाँ आते हैं? क्रियाकलाप पर। लेकिन थोड़ा 30 सेकेंड और रुक जाइए। देखिए एनोड जब प्लस का है, एनोड जब प्लस का है तो आप जरा बताइए कौन सा आयन इसकी ओर आना चाहेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एनोड चूंकि प्लस का है तो कौन सा आयन इसमें आना चाहेगा? सीधी सी बात है, ऋण आयन इसकी ओर जाएगा। कौन सा जाएगा? आयन, ऋण आयन जाएगा। कैथोड जब माइनस का है तो जरा हमें बताइए कौन सा आयन इसकी ओर जाएगा? प्लस का आयन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एनोड जब प्लस का है तो इसकी ओर कौन जाएगा? माइनस वाला। क्यों जाएगा? क्योंकि विपरीत आवेश है तो उसके ओर जाकर अट्रैक्ट होगा। और कैथोड माइनस का है तो इसकी ओर कौन जाएगा? प्लस वाला जाएगा। क्लियर। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेश है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं, क्रियाकलाप की ओर। इसमें क्रियाकलाप लिया गया है, जल का विद्युत अपघटन किया गया है। चित्र 1.6 जल का वैद्युत अपघटन है। तो कहीं कहीं विद्युत लिखा होगा, कहीं कहीं वैद्युत अपघटन होगा। तो वैद्युत अपघटन क्या है? वैद्युत अपघटन वह क्रिया है जिसमें किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। मैंने जल के बारे में ही बताया, उसी का एग्जाम्पल है। तो जल के विद्युत अपघटन के लिए एक सेटअप तैयार किया गया है। क्या किया गया है? एक मग लिया गया है, इसको जग भी कह सकते हैं या मग कह सकते हैं। प्लास्टिक का आप देख रहे हैं, प्लास्टिक का एक लिया गया है मग। क्लियर। ये आपका प्लास्टिक का है मग। क्लियर। अब प्लास्टिक का मग है, 2 परख नली, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 परख नली लिया गया है। यहाँ देखिएगा, एक परख नली ये है, दूसरा परख नली आपका ये है। 2 परख नली लिया गया है और इस जग में नीचे 2 जगह छेद किया गया है और छेद करके 2 तार लाए गए हैं। क्या किए गए हैं? 2 तार लाए गए हैं। देखिए यहाँ से, और तार का संबंध किससे किया गया है? 6 वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। क्लियर। और इस तार और इस परखनली के बीच में एक डॉट लगाया गया ताकि पानी ना बाहर आए, और डॉट बढ़िया से लगाया गया है। और बीच में यहाँ पर ग्रेफाइट की 2 छड़ें खड़ी की गई हैं। जो ब्लैक ब्लैक है, जो ब्लैक ब्लैक है वो क्या है? ग्रेफाइट की रॉड है। रॉड मतलब छड़। क्लियर। तो इसको आप याद रखिएगा, ग्रेफाइट की क्या है? छड़ है। क्लियर। हालांकि ग्रेफाइट जो है वो क्या है? आपको पता होगा ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। क्लियर। तो ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का क्या है? चालक है। इसको आप याद रखिएगा। थोड़ा अपवाद में होता कि अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत का चालक नहीं होती है, विद्युत का चालन नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे अपवाद में आता है। ये है ग्रेफाइट की रॉड है। रॉड बनी छड़ है, जो ब्लैक ब्लैक वाला है, कलुआ जिसे कह सकते हैं। ब्लैक ब्लैक वाला काला जो है तो कलुआ कहने में क्या जाता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे हो गया है। क्लियर। अब सेटअप कर दिया गया 6 वोल्ट की बैटरी से। अब किया क्या गया है? बैटरी ऑन करेंगे, बैटरी ऑन करेंगे, तारों से होता हुआ क्या जाएगा? तारों से होता हुआ विद्युत धारा जाएगा और इस ग्रेफाइट की रॉड से होता हुआ पानी में हो जाएगा। क्योंकि पानी टच कर रहा है, इसमें क्या भरेंगे हम? इसमें भर देंगे हम क्या? जल। क्या भरेंगे? जल।
क्या भरेंगे हम? जल। और जल का रासायनिक नाम जानते हैं, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। याद रहेगा? ठीक है। तो अब जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा जाएगा और ये जो छड़ है ये अटैच है पानी से, तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा करंट पास होकर पानी में जाएगा। क्लियर? और जो दो छड़ें हैं, ये दो छड़ें दो प्रकार की हैं। पहला कौन सा है? एनोड है। एनोड है तो बताइए कैसा होगा? प्लस वाला होगा। यहाँ हम प्लस वाला कर देते हैं। एनोड है तो कैसा होगा? प्लस वाला होगा, हमने पहले बताया है। अब कैथोड वाला है तो कैथोड वाला जब है तो कैसा होगा? माइनस वाला होगा। कैसा होगा? माइनस वाला होगा, अर्थात माइनस वाला होगा। तो एनोड प्लस का होगा, कैथोड कैसा होगा? माइनस का होगा। रबर के डॉट लगाए ताकि पानी नीचे रिस ना आए। क्लियर? तो एनोड इधर का, कैथोड उधर का। स्विच लगा दिया ताकि ऑन करना हो ऑन कर दे, ऑफ करना हो ऑफ कर दे। क्लियर? ये दोनों परख नलियां हैं, ग्रेफाइट की रॉड है। अब क्या होगा? जैसे ही ऑन करेंगे स्विच, धारा जाएगा दोनों तारों से और पास करके ये जो एनोड कैथोड है उनसे होकर गुजरेगा, पानी में जाएगा। जब विद्युत धारा पानी में प्रवाहित होगा जाएगा तो क्या होगा? जल में जब धारा जाएगा तो क्या होगा? H2O क्या होगा? टूट जाएगा। H2O कैसे टूटेगा? हमने बताया था अभी आपको कि H प्लस आयन में टूट जाएगा और वो डबल माइनस आयन में टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल है तो यहाँ डबल कर देंगे। तो इस प्रकार जल का एक अणु ऐसे टूटेगा, ध्यान रखिएगा, जल का एक अणु ऐसे टूट जाएगा। क्लियर? और जल का पुनः एक अणु और टूटेगा, जल का पुनः एक अणु और टूटेगा। ऐसे हो जाएगा आपका 2H प्लस प्लस O डबल माइनस। ध्यान रखिएगा ये सब जो भी रहेंगे सब जली विलयन में रहेंगे। यहाँ पर हम इसको दर्शा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही सब दर्शाएंगे तो बताओ हम समझाएंगे क्या? जो चीज़ आपको आता है उसको बताने में बहादुरी नहीं है, जो चीज़ नहीं आता उसको बताया जाए ये जरूरी है। क्लियर? तो आप अवस्था दर्शा लीजिएगा, AQ सब जगह AQ दर्शा लीजिएगा। क्लियर? आयन हमेशा AQ में होंगे घुलित अवस्था में। तो जल का एक अणु टूटेगा ऐसे, दूसरा अणु टूटेगा ऐसे। क्लियर? ऐसे जल का प्रत्येक अणु टूटेगा। जल का क्या होगा? जल का ऐसे प्रत्येक अणु टूटेगा, खूब टूटेगा टूटेगा टूटेगा, और इस प्रकार कूद कूद के टूटेगा, पूरा टूटेगा। क्लियर? जब पूरा टूटेगा तो पता है ये दोनों इधर 2H2O टूटा तो 2H2O मिल करके क्या हो जाएगा आपका? 2H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2H2O। क्लियर? अब क्या होगा? ध्यान देना क्या होगा तब? अब हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन मिल जाएंगे और क्या बजाएंगे? दोस्त। क्या बजाएंगे? दोस्त, अर्थात मीता मीता हो जाएंगे, फ्रेंडशिप बनाएंगे और सहसंयोजक बंध बनाएंगे। ये हाइड्रोजन बोलेगा कम कमान कमान, दोनों आकर अटैच हो जाएंगे, सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा H सिंगल बॉन्ड H मिलकर क्या बना लेंगे? H2। क्या बना लेंगे? H2 हाइड्रोजन गैस डाई हाइड्रोजन बना लेंगे। तो इस प्रकार H प्लस निकलेंगे। जब जल टूटेगा तो H प्लस उत्पन्न होंगे, O माइनस उत्पन्न होंगे। वो दोनों बेचारे उस मेले में हरा जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कहाँ जाए हम कहाँ आ गए गाना गाएंगे सब। कहाँ आ गए? गाना गाएंगे। तब क्या होगा? इन दोनों का दोस्त बैठा हुआ कहेगा आ मीता आओ आ जाओ। क्या बोलेगा? अब ध्यान देना, ये प्लस वाला है। क्या है? जब प्लस वाला है, अब बताओ प्लस वाला की ओर कौन जाएगा? प्लस वाला की ओर कौन जाएगा? माइनस वाला जाएगा। अब बताइए आप लोग, H प्लस वाला है वो माइनस वाला है, अब बताओ कौन किसकी ओर जाएगा? तो एनोड की ओर कौन जाएगा? माइनस वाला। एनोड की ओर कौन जाएगा? माइनस वाला। क्लियर? तो इस प्रकार एनोड की ओर कौन जाएगा? O माइनस वाला आएगा, O माइनस वाला आएगा, और ये दोनों मिलकर बोलेंगे ओ माई गॉड तुम भी आ गए, ओ माई गॉड तुम भी आ गए। अब दो ऑक्सीजन के आयन मिलकर के क्या बना लेंगे? O2। क्या बना लेंगे? O2। ये दोनों मिलेंगे, बोलेंगे ओ माई गॉड तुम भी आ गए, यू आर मोस्ट वेलकम हियर, कम हियर डियर। अंग्रेजी छाटेंगे सब, और मिलकर क्या बना लेंगे? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मिलकर क्या बना लेंगे? ऐसे क्या बनाएंगे? सब ऑक्सीजन गैस बना लेंगे। तो एनोड की ओर कौन जाएगा? माइनस वाला। एनोड प्लस का है, जाएगा माइनस वाला। ऑक्सीजन के दोनों रिलायन वहां जाएंगे, एकत्रित होंगे, एनोड खींच लेगा, कहेगा आओ आओ यू आर वेलकम, यू आर द मोस्ट वेलकम, और O माइनस मिलकर O2 बना लेंगे। और इसका उल्टा क्या होगा? एनोड चूंकि
प्लस का है तो वहां पे ऑक्सीजन गया माइनस वाला। कैथोड क्या है, कैथोड है माइनस वाला। अब माइनस वाला इंतजार करेगा कि इसका बोलेगा हम माइनस वाले हैं, बेचारे गरीब है, कोई धनी आए, कोई दान दक्षिणा हमको भी दे दे। तो धनी कौन है, H प्लस। H प्लस वाला क्या करेगा, H प्लस वाला आयन यहाँ जाके कलेक्ट होगा, यहाँ जाके क्या होगा, H प्लस आयन कलेक्ट होगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2। देखिए H सिंगल बॉन्ड H मिलकर क्या बना लेगा, H2। इस प्रकार विद्युत अपघटन की अभिक्रिया में जल के ऑक्सीजन कहाँ जाके एकत्रित होगा, एनोड पर, प्लस वाले पर, और हाइड्रोजन गैस कहाँ जाके एकत्रित हो जाएगा, पूरा H प्लस आयन मिलकर H2 बना लेगा। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड पर। एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बना लेगा और इस प्रकार जल के दो अणु मिलकर क्या बना लेंगे, H2 और बना लेंगे O2। अब इसको संयुक्त करेंगे, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हुआ है, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 का गुणा। इस प्रकार होता है जल का विद्युत अपघटन। एक अणु टूटेगा, बाद में H जा करके एनोड पर H जुड़कर कैथोड पर जुटेगा, O दोनों ऋण आयन कहाँ जुटेगा, एनोड पर। इस प्रकार ऐसे H2 गैस कैथोड पर रिलीज होगा, ऑक्सीजन गैस एनोड पर रिलीज होगा। क्लियर। चेक करना हो कि कौन सा गैस है, सस्पेंस हो अभी, अब क्रिया करने पर लगे कि नहीं पता नहीं फर्जी है कि सही है, तो क्या करिए, ऑक्सीजन गैस के पास इस यहाँ पर नली को निकालिए और इसके पास जलती हुई कैंडल ले जाइए। समझिए कैंडल है, ले जा रहे हैं, देखिए ले गए। यदि तेज जलने लगा तो समझ जाएंगे ऑक्सीजन है। क्यों, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन दहन में काम आती है। और यदि हाइड्रोजन के पास ले गए और फट फट आवाज के साथ बुझ गई तो समझ जाएंगे ये हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन है। एक काम और है, यदि हाइड्रोजन गैस को पानी में प्रवाहित कर देंगे, कहाँ प्रवाहित कर देंगे, पानी में, तो बुलबुले बनेंगे। बुलबुले नहीं बनेंगे खाने वाले, बुलबुले बनेंगे देखने वाले। क्लियर। तो इस प्रकार तैयार हो जाएगा और वहां पर जब कैंडल ले जाएंगे तो फट फट से तब वो बुलबुला जो रहेगा वो फट फट से हो जाएगा। और वैसे अगर कैंडल ले जाते हैं तो वहाँ क्या होगा, कैंडल ले जाने पर H2 के पास बुझ जाएगा, जबकि अगर उसको पानी में प्रवाहित करते हैं तो बुलबुला फॉग बनेगा। अगर कुछ मिला देते हैं उसमें फॉग वाला सामान तो बुलबुला बनेगा। और जैसे ही वहाँ पे ले जाएंगे अपना कैंडल, फट फट आवाज के साथ वो क्या होगा, जो बना होगा बुलबुला फट जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्रियाकलाप हुआ पूरा। क्लियर। तो इस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप बढ़िया से पढ़िएगा और इतना बारीकी से बताया गया है। इसके बाद यदि आपको डाउट है तो फिर दिक्कत है। क्लियर। तो इस प्रकार इसको हम यहां से अब करते हैं फिनिश। चलिए अब आते हैं दूसरे क्रियाकलाप पर। दूसरा क्रियाकलाप क्या है, व्हाइट ब्लैक फोटोग्राफी में जो यूज होता है उसका एग्जांपल लेते हैं कि प्रकाश पड़ने पर, हमने उष्मा देने वाला 2 एग्जांपल लिया है, प्रकाश वाला हमने आपको विद्युत अपघटन का बताया है। अब आते हैं प्रकाश पड़ने पर। यहाँ देखिए चाइना डिश में रखा गया है, सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है इसका, AgCl। क्या नाम है, AgCl। यहां भरा है आपका AgCl। इस पे क्या पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है। तो लाइट पड़ने से क्या होगा, ये अपघटित हो जाएगा, प्रकाश पाने से ये विघटित हो जाएगा। तो इस अपक्रिया को क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन वियोजन अपक्रिया। एग्जाम्पल लेते हैं AgCl पर क्या आएगा, प्रकाश जब पड़ेगा, जब प्रकाश यहाँ पे मिलेगा इसको तो Ag में टूट जाएगा और प्लस क्या बना लेगा, Cl2 गैस बना लेगा। चलिए यहाँ अवस्था दर्शा देते हैं, ध्यान रखिएगा जहाँ नहीं दर्शाया गया होगा आयन वाला आप दर्शा सकते हैं और ये आपका रहेगा सॉलिड में। तो इस प्रकार क्या होगा, ये क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। क्लोरीन चूंकि वहाँ C है, सॉरी डबल है तो यहाँ डबल करना होगा, Ag डबल हुआ तो यहाँ डबल कर देंगे। इस प्रकार ये प्राप्त हुआ वियोजन अपक्रिया का जबरदस्त उदाहरण। इसी प्रकार आपका AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये भी लाइट पाएगा तो क्या होगा, Ag में टूट जाएगा और आपका ब्रोमीन तैयार हो जाएगा। ब्रोमीन डबल है तो डबल कर देंगे, Ag डबल हुआ तो डबल कर देंगे। अब बताइए, इस प्रकार प्रकाश द्वारा भी 2 सीखे, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला 2 सीखे और इसी प्रकार आप उष्मा पाने वाला 2 सीखे। अब 2-2 का डोज मिला आपको 6 बार। इसके बाद यदि आपको डाउट है तो आप थोड़ा सा इलाज कराइए अपने माइंड का, और इलाज कैसा हो, सुबह शाम और पढ़िए। इलाज यही है, सुबह शाम खूब पढ़िए, जम के पढ़िए, दबा के खाइए और दबा के पढ़िए। क्लियर। तो आइए हम अब लेते हैं थोड़ा सा अगला प्रकार लेते हैं अपक्रिया का, और यहाँ पे कौन सा है, ये आपका है तीसरा। क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है बट मजा आ रहा होगा शायद आपको। अब जरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किसको कितना % मजा आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
अब बात करते हैं विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि हमने बताया, विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें कोई अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु के उसके लवण के जलीय विलयन में से उसको विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया होती है। वही एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, फिर और खूब ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल हम पहला लेते हैं कि जब जड़यन धातु पर तनु HCl की जब क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या तैयार होता है, हमें मिलता है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होता है। चलिए अवस्था दर्शा देते हैं। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका सॉलिड में, यहाँ पे क्या रहेगा ये AQ रहेगा, यहाँ क्या रहेगा ये सॉलिड में। इस प्रकार देखिए जड़यन जो है हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय है, तो जड़यन क्या किया, ये जो जड़यन था हाइड्रोजन को वहां से भगा दिया, भगाने के बाद Cl2 के साथ आके जुड़ गया। क्लियर, इस प्रकार तैयार हो गया। आप बचपन में किए होंगे, यदि दो बच्चे एक साथ घूम रहे होंगे, एक पैसा वाला होगा तो आप उसको दूसरे को मार के ताड़ दिए होंगे, भाग जाओ, उसके साथ हो लिए होंगे, शायद हुए होंगे, तो फिलहाल नहीं होगे तो अच्छी बात है। इस प्रकार Zn और HCl की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन का निकलना क्या है, हाइड्रोजन का विस्थापित होना ही क्या है, विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। अब इसको संतुलित कर लें, हाइड्रोजन डबल क्लोरीन डबल, तो यहाँ डबल कर देंगे, इस प्रकार पूरा हुआ संतुलित। क्लियर। अब इसी प्रकार और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, धातु और अम्ल की क्रिया का आप पूरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। धातु और कोई अम्ल हो, कोई धातु लीजिए और कोई लीजिए अम्ल, और उसके बाद आप क्रिया कराइए, हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होगा। तो यहाँ क्या बनेगा आपका MgSO4 बनेगा, क्या बनेगा MgSO4 बनेगा, प्लस आपका H2 क्या होगा, रिलीज होगा। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पे शुष्क अवस्था में प्राप्त हुआ है तो S होगा, अगर जलीय विलयन में है तो AQ प्राप्त होगा, तो ये चेंज हो सकता है। अब आप इसको क्या लिखना चाहें तो चलिए इसको हम करते हैं AQ के रूप में लिखते हैं, इसको S नहीं AQ कर लेते हैं। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, दो एग्जाम्पल हुआ, ऐसे आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, धातु भी कैसा धातु, सक्रिय, किससे सक्रिय, हाइड्रोजन से। सक्रिय धातु प्लस अम्ल गिव्स क्या होगा आपका लवण, लवण प्लस क्या बनेगा H2 प्राप्त होगा, ऐसे गैस। तो याद रखिएगा, तो धातु प्लस सक्रिय धातु प्लस अम्ल ये दोनों क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और सक्रिय धातु H2 को विस्थापित करता है हाइड्रोजन को, इसलिए किसका उदाहरण है, विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। क्लियर। इसके साथ हम एक क्रियाकलाप लेते हैं, और क्रियाकलाप आपके NCERT बुक में प्रिंटेड है। क्लियर। चित्र संख्या 1.8 आप NCERT बुक में देखिएगा, दो पिक बनाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र संख्या A है, इसमें एक स्टैंड रखा हुआ है, स्टैंड पर एक परख नली लगाया गया है। इस परख नली में लोहे की दो कील कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन, देखिए ध्यान से, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हमने लिखा है, गर्म कर देंगे 5H2O हट जाएगा, तो जरूर नहीं इसको लिखा जाए। ये क्रिस्टल का जल है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को क्या बोलते हैं, तुतिया, चूतिया नहीं कहेंगे, तुतिया कहेंगे, याद रखिएगा। तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को हम तुतिया कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है, थोड़ा नीला होता है। क्लियर। देखिए आप देख सकते हैं, जब इसमें लोहे की कील डालते हैं तो होता क्या है, लोहे, चूंकि लोहा क्या है, कॉपर से अधिक सक्रिय है। क्लियर। तो कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से हटा देता है, कहता है गो फ्रॉम हियर, कम हियर डियर, तो चला जाता है, और आयरनमा उसके साथ आ जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार जब आता है, पहले तो ऐसे रहता है लोहे की कील, लेकिन जब उसमें जाता है तो लोहे का कील क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। क्या हो जाता है, लोहे का कील भूरा हो जाता है, और कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है कैसा हो जाता है, मलिन पड़ जाता है। देखिए ऐसे, पहले तो ऐसे जलीय विलयन रहता है, और बाद में लोहे की कील डालने पर कैसा होता है, ऐसा होता है। अब देखिए लोहे की कील ऐसे है, और जब विलयन से बाहर निकाला गया तो कैसे हो गया, ऐसे, पहले ऐसे था बाद में हो गया ऐसे, पहले विलयन ऐसा था बाद में हो गया ऐसे। तो क्यों हुआ, विस्थापन अपक्रिया हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। क्लियर। तो आप बात करते हैं, एग्जाम्पल लेकर देखा जाए तो आइए, साथ समझ गए होंगे, स्टैंड पर परख नली लगाया गया है, कॉपर सल्फेट का नीले रंग का विलयन भरा गया है, इसमें धागे से दो लोहे की कील को लटकाया गया है, दोनों को निकाला, जब दोनों रहेगा तो दोनों ऐसे रह जाएगा। क्लियर। दोनों ऐसे ही होगा, लेकिन यदि हम दो परख नली लें,
एक में न रखें, एक में कील न डालें, दूसरे को वैसे रहने दें तो वैसा प्राप्त होगा। जिसको नहीं डाले रहेंगे या डालने से पहले ऐसे रहेगा, डाल देंगे उसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में तो ऐसा हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, विलयन का रंग मलिन क्यों पड़ेगा और पहले ऐसा क्यों था, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपका है आयरन अर्थात लोहे की कील, ठीक। अवस्था की आवश्यकता नहीं है, अवस्था आप दर्शा सकते हैं, उतना समझदार हैं, दिक्कत नहीं है। समझना इक्वेशन समझना है, मेन बात इक्वेशन है। इक्वेशन समझ में आ गया तो आराम से आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ आपका है आयरन, ठीक, लोहे की कील है। किस में डालते हैं, कॉपर सल्फेट के जली विलयन में हम डालते हैं। जब डालते हैं तो क्या होगा, ये कॉपर को हटा देगा अर्थात कपरा को आयरन फोड़ देगा, मतलब वहां से हटा देगा तो हमें कॉपर मिलेगा और क्या मिलेगा, FeSO4 आयरन सल्फेट प्राप्त होगा। क्लियर। इस प्रकार आयरन कॉपर लोहे की कील कॉपर सल्फेट के जली विलयन में से कॉपर को हटा देगा वहां से, और हटाने के बाद क्या करेगा, कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, बेचारा रोएगा, हमको हटा दिया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, हटाया ना, आयरन हटाया, कॉपर के जगह पे आया, इसलिए ये विस्थापन अपक्रिया कहलाया। क्लियर। तो आप देख सकते हैं क्रियाकलाप आपका हुआ कंप्लीट। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्लियर। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक आपका होगा द्विविस्थापन अपक्रिया। अगला टॉपिक कौन सा है, द्विविस्थापन अपक्रिया। आप ध्यान से देखिएगा आप लोग, बस धीरे धीरे आपका सिलेबस समाप्त होने वाला है और आपका कष्ट थोड़ा थोड़ा दूर होने वाला है। द्विविस्थापन अपक्रिया। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है। तो अभी आपने विस्थापन अपक्रिया पढ़ा, उसी का डबल क्या होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया होगा। विस्थापन अपक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, द्विविस्थापन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे, आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि दो लवण रहते हैं, दोनों के जली विलयन को परख नली में रख लेते हैं और जब उन्हें आपस में मिलाते हैं तो दोनों के आयन आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं और इस प्रकार हमें तैयार होता है नया नया लवण। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, ऐसे को बोलते हैं हम द्विविस्थापन अपक्रिया। यदि ऐसा होता है तो यदि दो लवणों के आयन आपस में अदला बदली कर लेते हैं तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम द्विविस्थापन अपक्रिया। क्लियर। तो आइए थोड़ा सा देख लिया जाए कैसे होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल पहला लेते हैं, लेड नाइट्रेट, जो कि आपका क्रियाकलाप ध्यान रखिएगा, क्रियाकलाप 1.2 एनसीईआरटी का 1.2 ही क्रियाकलाप यहाँ का उठा के वहाँ दिया था। तो PbNO3 का लेते हैं होल ट्वाइस। क्लियर। ये चलिए इसकी अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस AQ में है और प्लस इसमें ध्यान से सुनिएगा Ki पोटेशियम आयोडाइड, ये भी क्या है, AQ है। इन दोनों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद इनको हिलाते हैं बढ़िया से। मिलाने और हिलाने के बाद क्या प्राप्त होगा, क्या होगा पहले देखिए, ये लेड जो होगा पोटेशियम के स्थान पर आ जाएगा। ठीक है। जैसे लेड और पोटेशियम अपने आयन क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब लेड और पोटेशियम दोनों क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, लेड और पोटेशियम दोनों धनायन हैं। क्लियर। नाइट्रेट और ये आयोडीन दोनों ऋणायन हैं। तो आयनों का अदला बदली होगा, लेड कहाँ चला आएगा, आई के साथ, पोटेशियम कहाँ जाएगा, नाइट्रेट के साथ। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, तो होगा क्या, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब मिलाएंगे तो हमें क्या तैयार होगा, लेड के साथ अब कौन आएगा, आई आ जाएगा, और के साथ कौन आएगा, नाइट्रेट, अर्थात के इसके साथ आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पोटेशियम नाइट्रेट, और प्लस क्या तैयार होगा हमारा, Pb के साथ आई आ जाएगा। तो Pb कितना हो जाएगा, I2। इस प्रकार ये आपका AQ में रहेगा। हमने आपको अभी बताया था कि नाइट्रेट और सल्फेट यदि कहीं बनते हैं उत्पाद के रूप में जली विलयन में तो समझ जाना वो क्या है, अवक्षेप होता है, तो सॉलिड के रूप में होता है। यही क्या होगा आपका, यही होता है आपका अवक्षेप। इस प्रकार अवक्षेपण विक्रिया यही है। इस प्रकार लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया द्वारा पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड का बनना द्विविस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। अब संतुलित कर लेते हैं, नाइट्रेट डबल है, वहाँ सिंगल है तो इसको हम डबल करेंगे, पोटेशियम डबल हुआ है तो पोटेशियम को डबल करेंगे, आयोडीन डबल है, आयोडीन डबल हुआ। इस प्रकार रिएक्शन पूरा आपका हुआ कंप्लीट। क्लियर। और पोटेशियम नाइट्रेट का अवक्षेप बनने के कारण ये कौन सी क्रिया हुई, अवक्षेपण अपक्रिया हुई। याद रखिएगा, द्विविस्थापन अपक्रिया ही लगभग या वही अवक्षेपण अपक्रिया होती है क्योंकि उसमें उत्पाद अविलेय के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार आपका एक एग्जाम्पल हुआ कंप्लीट। क्लियर। और एग्जाम्पल लेते हैं,
और एग्जाम्पल लिया जाए तो आइए और लेते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्लियर, ये AQ के रूप में है, इसको लेते हैं। और इसी प्रकार हम कोई और ले सकते हैं, सोडियम, चलिए सल्फेट ले लेते हैं। सोडियम क्या लेते हैं, सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट लेते हैं AQ। दोनों को परखलनी में लेकर मिलाते हैं, खूब बढ़िया से हिलाते हैं। मिलाने और हिलाने के बाद अब क्रिया होती है, और अब क्रिया होने के बाद आपका बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, और अवक्षेप को तीर द्वारा दिखाते हैं। अवक्षेप जो होता है तीर द्वारा दिखा सकते हैं, नीचे गैस को तीर ऊपर, अवक्षेप का तीर नीचे, इस प्रकार अवक्षेप प्राप्त होता है। और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, NaCl। क्या कैसे बनेगा, ये आपका AQ में प्राप्त होगा। इस प्रकार बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन आपस में मिलाने पर बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड घुलित अवस्था में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दोनों का आयन बदला कि नहीं बदला, बेरियम आ गया सोडियम के साथ, देखिए सोडियम चला आया क्लोरीन के साथ, इस प्रकार ये तैयार हुआ। लेकिन अभी सल्फेट एक है, ठीक है। सोडियम डबल, क्लोरीन डबल, दोनों डबल डबल है, संतुलित करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम डबल का गुणा कर देंगे, इस प्रकार हमारा हो जाएगा संतुलित। क्लियर। तो द्विविस्थापन अपक्रिया के दो उदाहरण कम नहीं है, क्योंकि इनमें है दम, क्योंकि ये नहीं है कम। आइए शुरू करते हैं अब अगला टॉपिक। अब अगला टॉपिक समझने के लिए, रेडॉक्स अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया समझने के लिए हम पहले अलग अलग दो अपक्रिया समझते हैं। अलग अलग दो अपक्रिया समझते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब दोनों को यहाँ समझा देते हैं, उसके बाद तब हम लोग आएंगे रेडॉक्स अपक्रिया पर। ऑक्सीकरण अपक्रिया का नाम है, जानते हैं, उपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है, उपचयन अपक्रिया है। और यही साथ साथ क्या आपका है, अपचयन। दोनों एक साथ बताते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, किताब में आपके अलग अलग नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों समझ लीजिएगा। क्लियर। ये दोनों है। ऑक्सीकरण अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया कहेंगे, और अपचयन अपने आप में क्या है, अलग अपक्रिया है। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद तब रेडॉक्स अपक्रिया को समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, यदि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। हाइड्रोजन निकले तभी ऑक्सीकरण हुआ। अर्थात किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया है। इसके विपरीत किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होना या ऑक्सीजन का निकलना क्या है, अपचयन अपक्रिया है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन का देना ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का लेना क्या है, अपचयन है। तो कोडिंग में लिख देते हैं, O2 का जुड़ना, O2 या O का जुड़ना। क्लियर। O2 या O का कोई दिक्कत नहीं है, O या O2 का जुड़ना, H का निकलना, हाइड्रोजन परमाणु का निकलना। ध्यान, थोड़ा कोडिंग में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। O या O2 का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, यही क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले या इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए, इन तीनों कंडीशन में कोई होगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। क्लियर। अपचयन क्या होगा, इसका उल्टा, हाइड्रोजन का जुड़ना, H या H2 बात वही हुआ है, हाइड्रोजन का जुड़ना या O का निकलना या इलेक्ट्रॉन, माइनस लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन न लगाएं, इलेक्ट्रॉन की ऋणावेशित होता है इसलिए माइनस लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको आप ई ही समझिएगा, क्या है, ई समझिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये चूंकि आवेश होता है इसलिए हम उसको लिख दिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन का क्या, ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। कोडिंग में आपको याद हो गया होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन। इधर इसका उल्टा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्यागना किसी पदार्थ यौगिक धातु द्वारा क्या होगा, ऑक्सीकरण या उपचयन होगा। क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बुक में कहीं पर इलेक्ट्रॉन के त्याग का बात नहीं है, लेकिन इस साल के एग्जाम में पूछ लिया गया है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा ही सवाल पूछ लिया गया था। तो जैसे समझते हैं, C+O2 गिव्स क्या हो गया, CO2। ये क्या हुआ बताइए, C+O2 गिव्स CO2 क्या हुआ,
कार्बन ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा? ऑक्सीजन। तो कार्बन क्या हुआ? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। इस प्रकार ये ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण है। पहला हो गया। H2 जुड़े, देखिए O2 के साथ कौन जुड़ता है? H2। या अगर ऐसे न करें क्योंकि दोनों एग्जाम्पल सेम हो जाएगा, फिर से H2 के साथ O जुड़ा, O2 जुड़ा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा। हमें दूसरा एग्जाम्पल लेना, इसलिए इसको हटा रहे हैं। हालांकि यह भी एग्जाम्पल है, लेकिन अब 3-3 4-4 एग्जाम्पल नहीं लेंगे। क्लियर? एक ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब हम एक काम करते हैं, जल को जब हम विद्युत अपघटन करते हैं, गर्म करते हैं, तो H2 और O2 में क्या होता है? टूट जाता है, या 2H2 होता है, यहाँ पे 2H2 होता है। तो इस प्रकार जल को गर्म करने पर देखो H2O से H2 निकला कि नहीं निकला? H2O से H2 निकला ना, H2 निकला तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ ना, ये हो गया। अब थोड़ा एग्जाम्पल ऊपर लेते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा नहीं सही है। देखिए यहाँ पे आपका सोडियम धातु है। सोडियम धातु क्या करें? यदि सोडियम धातु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, ध्यान दीजिएगा, सोडियम धातु क्या कर दे? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तो समझ जाना क्या हुआ है? सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? सोडियम एक त्याग दिया है। क्लियर? इस प्रकार ऑक्सीकरण का डिटेल एग्जाम्पल हुआ यहाँ पे। अब अपचयन का क्या होगा? अपचयन का देखते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ध्यान से सुनिएगा, O2 + H2 गिव्स क्या हुआ? 2H2O। ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम 2H2 कर देंगे। तो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा? हाइड्रोजन जुड़ा। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? अपचयन हुआ, आपके सामने है। क्लियर? इसी प्रकार अब क्या निकले? हाइड्रोजन निकल जाए। क्या निकल जाए? हाइड्रोजन निकल जाए, नहीं ऑक्सीजन निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या निकले? ऑक्सीजन निकल जाए। तो अब ध्यान से सुनिएगा, CaOCl2 कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो पता है CaO नहीं CaCl2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें? CaCl2 प्राप्त होता है। और ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन होता है। पहली बार शायद आपके सामने आएगा ये नवजात ऑक्सीजन, जो विरंजन का काम करता है, रंग उड़ाता है, ये इसी रूप में होता है। ये O ही O2 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। पहली बार आया होगा जो आपको सिंगल O के रूप में आया होगा, क्योंकि O नहीं O2 लिखा जाता है, अणु के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन है। क्या है? नवजात ऑक्सीजन, याद रखिएगा। इसको गर्म करेंगे, ऑक्सीजन बताइए निकला कि नहीं निकला? ऑक्सीजन निकला तो अपचयन हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा तो अपचयन हुआ। अब बात करते हैं, यदि यहीं पर Mg+2 आयन हो और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? ये ग्रहण कर ले, तो क्या बनेगा? आपका Mg धातु हो जाएगा ना। क्लियर? तो इस प्रकार ऐसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mg धातु बना लेगा। क्लियर? तो इस प्रकार ये क्या हुआ? आपका अपचयन अपक्रिया का उदाहरण हुआ है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस ग्रहण कर ले, मतलब कि कोई रिलायन हो लेकर कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। लिए ना, इलेक्ट्रॉन लिया कि नहीं लिया? इलेक्ट्रॉन ले करके Mg धातु बना लिया। आवेश था इस पर, दो की कमी थी, ले लिया, Mg हो गया। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन लिया, अपचयन हुआ, इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया का जबरदस्त उदाहरण हमने लिया 3-3 प्रकार से। अब शायद आपको आ जाना चाहिए। अब जानते हैं रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अपक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं। जिन अपक्रियाओं में दोनों साथ साथ होती हैं उसे क्या बोलेंगे हम? रेडॉक्स अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसी में से एग्जाम्पल था, लेकिन हम चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं पर्याप्त मात्रा में। क्लियर? आइए एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं। थोड़ा आपको यदि कम दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं हम CuO+H2। अब हम क्या बनाते हैं यहाँ पे? कापर प्लस क्या कर देते हैं? H2O। ये पहला एग्जाम्पल है जो इसका उदाहरण है। दूसरा ले लेते हैं अभी हम, ZnO+C। क्या हो जाएगा आपका? Zn+ तैयार हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक और लेते हैं, MnO2 लेते हैं और प्लस 4HCl। इन दोनों की जब क्रिया होगा तो आपका बनेगा MnCl2 बनेगा और प्लस आपका बनेगा 2H2O बनेगा। इसके बाद आपका तैयार होगा Cl2। ये थोड़ा छोटा छोटा हमने यहाँ बड़ा बड़ा लिख दिया है। इस प्रकार पहला, दूसरा और तीसरा किसके उदाहरण हैं? रेडॉक्स अपक्रिया के। किसके उदाहरण हैं? रेडॉक्स अपक्रिया के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? रेडॉक्स अपक्रिया के उदाहरण। क्लियर?
रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? वह अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अपक्रिया दोनों साथ साथ होती है, दोनों हो, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, तो ऐसे अपक्रिया को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइए, लिए हैं आपके सामने। अब रही बात समझना है कि किसका अपचयन किसका उपचयन हो रहा है, तो देखिए ध्यान से, मन से देखिएगा, एकदम मन से देखिएगा, मजा आएगा एकदम। अब बात करते हैं, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड किसमें अब हो गया? ही कॉपर में, बेचारा अकेला हो गया। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? हमने अभी बताया है, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? अपचयन की अपक्रिया। कॉपर क्या? कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो गया, इसका अपचयन क्रिया हुआ। और यहाँ देखिए, यहाँ था आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन था, लेकिन क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये हाइड्रोजन से H2O हो गया। यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा ना, तो जुड़ा, तो यहाँ पे क्या हुआ? उपचयन। क्या हुआ? उपचयन, या इसको आप ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा ना, तो यहाँ पे उपचयन या ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? अपचयन। इस प्रकार किस प्रकार की अपक्रिया हुई? रेडॉक्स अपक्रिया हुई। याद रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल काम आएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्रिया कराएंगे हम, तो क्या बनेगा? जिंक प्लस CO प्राप्त होगा। क्लियर? तो अब देखिए, जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पर क्या तैयार हुआ? जिंक। ऑक्सीजन निकला ना, तो क्या हुआ आपका? यहाँ पे हुआ आपका अपचयन। ऑक्सीजन निकला, हुआ अपचयन। बेचारा था कार्बन, हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रकार जुड़ा ना ऑक्सीजन, तो क्या हो गया आपका? ऑक्सीकरण कहिए चाहे कहिए आप इसे उपचयन। क्लियर? इस प्रकार आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भी हुआ कंप्लीट। क्लियर? अब थोड़ा जबरदस्त होने वाला है, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? थोड़ा लंबा लंबा है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl गिव्स MnCl2, यानी मैग्नीज क्लोराइड प्लस 2H2O जेल, अर्थात क्लोरीन, यहाँ पे है क्लोरीन गैस Cl2। क्लियर? अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नीज डाइऑक्साइड से कौन निकल जा रहा है? ऑक्सीजन निकल गया। मैग्नीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल कर MnCl2 हो गया है। अब ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे हो गया आपका अपचयन। इसमें कई मल्टी हैं, अपचयन हो गया, ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से ये था आपका HCl, HCl से क्या हुआ? क्लोरीन निकल गया। HCl से क्या निकल गया? क्लोरीन निकल गया, लेकिन जुड़ क्या गया? HCl से। HCl से क्लोरीन निकला, क्या जुड़ गया? O जुड़ गया। तो O जुड़ने से क्या हो गया? इसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या क्या हुआ? उपचयन। क्लियर? 2 हुआ। यहाँ देख सकते हैं क्लोरीन गैस अकेला हुआ। यहाँ से क्या हुआ? HCl से हाइड्रोजन हट गया। HCl से हाइड्रोजन हट गया, क्या बना? क्लोरीन गैस बना। हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण होता है, तो इसका इसके साथ रिलेट कर दे हम, तो 3 हो जाएगा। हमने 3 हो जा रहा है। 2 बार ऑक्सीकरण हो रहा है, 1 बार अपचयन हो रहा है। तो क्या जरूरी है 2 बार दिखाने की? सिंगल बार दिखा दिए हैं। या Cl का Cl2 में टूटना भी ऑक्सीकरण है, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज हुआ है। तो 2 उपचयन अपक्रिया हो रही है, 1 अपचयन, फिर भी वो रेडॉक्स ही तो हुआ। इस प्रकार आपके 3 एग्जाम्पल हुए कंप्लीट। तो आइए अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। जैसा कि मैंने अभी जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म कराया, मैंने क्या किया? जिंक ऑक्साइड को हमने कोक के साथ गर्म कराया। कोक मतलब कार्बन, जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO। अभी हमने क्रिया करा के जिंक तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है ना, ZnO प्लस C। क्या बनाया था हमने? अभी Zn प्लस CO बनाया था ना, वो वही उदाहरण है। क्लियर? और मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीज क्लोराइड जल तथा क्लोरीन गैस का बनाता है। यह भी रेडॉक्स का उदाहरण है। अभी हमने लिया था ना, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2। क्लियर? और उसके बाद प्लस आपका बनेगा H2O, फिर प्लस क्या बनेगा आपका? Cl2। इसको आप संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि अब पूरा समाप्त होने वाला है। संतुलित करना आपको सिखाया गया है, तो आप इसे अब संतुलित कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये किसके उदाहरण है? दोनों रेडॉक्स अपक्रिया के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर सबसे लास्ट टॉपिक आपका आ गया है। इसके बाद आपका क्लास फिनिश होने वाला है। बस 5 मिनट और वेट करिए, आपका पूरा पाठ समाप्त होने वाला है। बात करते हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के अनुप्रयोग क्या हैं। अगर अपक्रिया है तो उपयोग होगा, और कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा और कब होगा, आइए समझते हैं। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है? किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होना है। तो ऑक्सीकरण अपक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में भरपूर उपयोग है। कैसे? और इससे नुकसान भी है। नुकसान बिल्कुल है।
कैसे नुकसान है? जैसे देखिए, जब आप भोजन करते हैं तो इसमें फायदा है। भोजन करते हैं तो आप ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन के साथ ऑक्सीजन गैस आकर के जुड़ती है और भोजन का ऑक्सीकरण होता है। तो भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहेंगे और श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है, अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है और यहाँ पर ऑक्सीकरण अपक्रिया हो रही है। क्लियर? हालांकि मैंने श्वसन की क्रिया का वहां एग्जांपल नहीं लिया, एक बार पहले मैंने आपको बताया उसमें कि श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है और अपघटन की अपक्रिया है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा रिलीज होती है और वो भोजन कई खंडों में टूट जाता है, ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है, ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है ना, और H2O के रूप में प्राप्त होता है, मतलब वो छोटे भागों में टूट जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार ऑक्सीकरण का हमारे जीवन में उपयोग है। पहला है भोजन के ऑक्सीकरण होने में, भोजन को जटिल से सरल कार्बनिक अणुओं में टूटने में, श्वसन लेने में काम आता है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है श्वसन लेने में। क्लियर? अब बात करते हैं ऑक्सीकरण की अपक्रिया कहाँ आती है? संक्षारण में। संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण वह रासायनिक अपक्रिया है, संक्षारण वह ऑक्सीकरण अपक्रिया है जिसमें कोई धातु ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड जो बनता है धातुओं पर, उसे जंग या मूर्छा कहते हैं। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु खुले वातावरण या जल या नमी के साथ अपक्रिया करके, नमी में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके ऑक्साइड की परत बनाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस अपक्रिया को क्या बोलेंगे? संक्षारण कहेंगे। और जो बनेगा पदार्थ उसे क्या बोलेंगे हम? जंग या मूर्छा कहते हैं। धातु ऑक्साइड ही जंग या मूर्छा है। क्लियर? लोहे की धातु पर ऑक्साइड की जब परत जमेगी तो कैसे होगी? भूरी होगी। वही जिंक धातु पर कैसे होगी? जिंक धातु पर कैसे होगी? ये आपके हरे रंग की होगी। और वहीं पर कापर धातु की कैसे होगी? कापर धातु पर जब बनेगा तो काली होगी। कापर काली, तो याद रखिएगा, कापर पे काली परत जम जाएगी, जिंक धातु पर हरे रंग की बन जाएगी और एल्युमिनियम पर कैसे हो जाएगी? हल्की भूरे रंग की, मतलब परत जम जाएगी, वो भी जंग या उसे मूर्छा कहेंगे। तो संक्षारण क्या है? संक्षारण एक रासायनिक अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है संक्षारण? ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अपक्रिया है जिसमें ऑक्साइड की एक परत जम जाती है उसके ऊपर। क्लियर? यहाँ तक। संक्षारण के उपाय क्या है? संक्षारण से बहुत सारे मेटल से बने पार्ट्स, जो वस्तुएं होती हैं, वो खराब हो जाती हैं। तो संक्षारण से बचाने के लिए वस्तुओं को पेंट किया जाए। सबसे पहला काम है कि उसे खुले वातावरण, नमी वाले स्थानों से बचा कर रखा जाए, ढक कर रखा जाए, सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए, ग्रीस लगाया जाए, पेंट लगाया जाए। क्लियर? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया जाए, विद्युत लेपन कर दिया जाए। इस प्रकार संक्षारण से धातुओं को ऐसे बचाया जा सकता है। और ये संक्षारण एक बार और आने वाला है धातु वाले चैप्टर में, धातु वाले चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में आपका ये एक टॉपिक एक बार और आने वाला है, तो वहां भी इसको कवर कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं विकृत गंधिता क्या होती है। तो विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधी क्या होता है? दो शब्द है। क्लियर? विकृत गंधिता क्या है कि विकृत गंधिता एक प्रकार की क्रिया है, या विकृत गंधिता क्या होता है? एक प्रकार का एक प्रोसेस ही है जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है? खराब हो जाता है। अर्थात जब कोई खाद्य सामग्री ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है तो उसका रंग, गंध, स्वाद सब बदल जाता है। अर्थात जब कोई खाद्य पदार्थ किसी स्थान पर उपस्थित वायु से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है तो उसका रंग, गंध, स्वाद इत्यादि बदल जाता है। तो इसके उस प्रक्रम को विकृत गंधिता कहेंगे। और जो विकृत गंधिता के बाद जो पदार्थ प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे? विकृत गंधी। अर्थात जो पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके उसका गंध, स्वाद, रंग बदल जाए, खराब हो जाए, उसे विकृत गंधी कहेंगे। और उसका प्रोसेस पूरा क्या है? विकृत गंधिता है। क्लियर? तो पदार्थ ऑक्सीकृत न हो, खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब न हो, यही कारण है कि खाद्य सामग्रियों को पैकिंग करके भेजा जाता है। कैसे? पैकिंग करके भेजा जाता है। क्लियर? और आप ध्यान दीजिएगा, पावरोटी जैसे पदार्थ, खाद्य पदार्थ हैं, हवा लग जाता है तो उस पर देखिएगा आप कैसे फफूंद जम जाते हैं। तो पदार्थों को बचाने के लिए क्या किया जाता है? उसको बर्तनों में रखा जाता है, बोरियों में, इसलिए गेहूं, चावल, धान ये सब बोरियों में, कुठले या ड्रम में रखे जाते हैं ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए, उसको खराब होने से बचाने के लिए। क्लियर? तो जब पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएं, उनका रंग, गंध, स्वाद बदल जाए, तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? विकृत गंधी कहेंगे। जिनके गंध बदल जाएं, रंग बदल जाएं, स्वाद बदल जाएं, और यह पूरा प्रोसेस विकृत गंधिता कहलाएगा। रेंसिडिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब विकृत गंधी से पदार्थों को बचाने के लिए पदार्थों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए, ढक कर रखा जाए, और इसके साथ साथ
खाद्य पदार्थ जो बिकते हैं दुकानों पर उसको पैकेट में आते हैं, और खासकर जो चिप्स की पैकेटें होती हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट अर्थात प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो जल्दी पदार्थ से क्रिया न करें। तो चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन क्रिया नहीं करती है। नाइट्रोजन क्या है? ऑक्सीजन का उलट है एक प्रकार से। हालांकि दोनों रिलायन है लेकिन नाइट्रोजन उस पदार्थ से क्रिया नहीं करती है। क्लियर? इसीलिए चिप्स की पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर के रखा जाता है ताकि पदार्थ क्या हो? खराब न हो। क्लियर? और यदि न हुआ, अगर ऐसा न किया जाए तो पदार्थ क्या होगा? देर तक नहीं रुक पाएगा, पदार्थ चिप्स खराब हो जाएगा। तो चिप्स के पैकेटों में और खाद्य पदार्थों में, खासकर चिप्स वाले में नाइट्रोजन गैस भर के लाते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट है और वो उसको सुरक्षित बनाए रखता है। तो भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए ऑक्सीजन वाले, नमी वाले स्थानों से दूर रखा जाता है, उसको ढक कर रखा जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार आपका चैप्टर हुआ फिनिश। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।